हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे पीवाई क्यूज हैं और मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना आपके एग्जाम में वो इसी पीडीएफ के अंदर से होंगे। अगर किसी बच्चे को भी डाउट है कि सर आपके कराए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, वो हमारा भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल देखे। यहाँ पर मैं जब भी बच्चों के एग्जाम खत्म होते हैं ना एसएसटी से रिलेटेड, तो मैं उसी दिन बच्चों से क्वेश्चन पेपर मांग के लाइव लेता हूँ और मैच करवाता हूँ कि जी क्या आया क्या नहीं आया। ये अभी 4-5 दिन पहले जो है वो हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था क्लास 11th का, और ये पोल साइंस का एग्जाम हुआ था उससे पहले। एक एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था इंक्लूडिंग एमसीक्यू। ऑल दो मैं आपको बता दूं हिस्ट्री के एमसीक्यू वगैरह है ना, मैं लाइव करवाऊंगा। ठीक है, आज शाम को ही करवाऊंगा, मैं 6:30 या 7 बजे करवाऊंगा, तो आ जाना वहां पर लाइव। और वो भी इसी वाले चैनल पे, भरत खोरवाल वाले चैनल पे ही मैं लाइव वगैरह लूंगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर है ना, मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं, सारे पूरे के पूरे हिस्ट्री का सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह इसमें कर रखे हैं और यही करके जाना है, इससे बाहर कुछ करके नहीं जाना आपको हिस्ट्री में एमसीक्यू वगैरह करने हैं। दूसरी बात यह है कि इस चीज़ की जो पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करके आप लर्न करना शुरू कर देना वीडियो देखने के बाद। क्योंकि मैं ना आपको ये भी बताता हूँ कि एक क्वेश्चन किस अलग वे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और आंसर किस वे में करना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं आती कि बच्चे पढ़ के नहीं जाते। एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जो चैप्टर पढ़ के जाते हैं उसमें से क्वेश्चन आता है ना, तब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उनको समझ नहीं आते। तो क्यों समझ नहीं आते? क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर करे हुए होते हैं। तो उनको कोई समझाता नहीं है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। बट मैं समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो फंडा है वो पता ही है आपको, फुल मार्क्स का फंडा है। ठीक है जी, क्लियर है ना आपको? अब चलो जी शुरुआत कर देते हैं। तुम्हारा पहला चैप्टर आपको पता है यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसी के सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं पहले बता दूं। देखो, एक मेरी थोड़ी सी एक छोटी सी दिक्कत है मेरी। मैं ना पीडीएफ के अंदर है ना बार बार बोलता हूँ कि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी में बोलता हूँ हाँ ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो है ना इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, इस पीडीएफ में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट क्योंकि कभी कभार मैं देख लेता हूँ कि यार ये वाला तो बहुत बार पीवाई, क्योंकि मैंने सारे के सारे पीवाई क्यूज लिए हैं, यानी जितने भी सारे पीछे के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, जितने भी मेरे पास थे, सारे के सारे उठाकर मैंने उस पर देखे है कि ये वाला चैप्टर, ये वाले फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन आए, फिर अलग करके पीडीएफ बनाई है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, इससे छटाई मत करना। इसको तो पूरे करने हैं आपको। अगर आपको बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, है ना, पिछली बार भी बच्चों के आए थे, इस बार भी दिलवा के मानूंगा, बस छटाई मत करना, सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं वाले। ठीक है, बाकी मैं समझा रहा हूँ वैसे ही बहुत इजी क्लियर क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए बदलावों की व्याख्या कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के लोगों को किस प्रकार सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार प्रदान करी। मैं सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूँ। आपको पता है कि यूरोप यूरोप के अंदर फ्रांस है, और फ्रांस के अंदर आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी कब? 1789 के अंदर। यस और नो? लुई 16 किंग था ना वहां पर, उसको हटा दिया गया था। तो जब वो लुई 16 हटा था तो वहां पर क्या क्या बदलाव आए थे वो आपको बताने हैं। ओके, और एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान बनाने में क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या चीजें करी उन्होंने। तो ये है जी बदलाव आए। पहला, कि संविधान आधारित शासन चलाया गया, जिसमें एक संविधान बनाया गया और सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग ही हुआ। यस और नो? क्लियर हो गया? अब देखो ये लिखा हुआ है, ये मैंने अब बिल्कुल शॉर्ट में आपके लिए लिखा हुआ है ताकि एक लाइन आप एक्स्ट्रा लिख जाओ। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है संविधान आधारित शासन। तो हमारे फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी उसके अंदर एक नया संविधान बनाया गया और संविधान के अकॉर्डिंग ही सबको चलना था। और संविधान में सबको बराबरी की हिस्सेदारी दी गई, सबको बराबर समझा गया। नेक्स्ट है, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार को प्रचलित किया गया, यानी समाज में सबको समानता रहेगी, किसी के साथ ऊंचा किसी के साथ नीचा बर्ताव नहीं होगा, सबको स्वतंत्रता होगी और सब भाईचारे की तरह बंधुत्व की तरह रहेंगे। ये विचार जो है वो फ्रांस में मशहूर किए गए, प्रचलित किए गए 1789 यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा आया, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा। रेड हो गया, ब्लू हो गया, वाइट हो गया। इन तीन रंग का जो है वो झंडा आया था। ठीक है, बीच में वाइट था ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट वाली की बात करते हैं कि नेशनल असेंबली का गठन किया गया। नेशनल असेंबली का क्या मतलब होता है? नेशनल असेंबली का गठन किया गया जो बेसिकली समाज से रिलेटेड निर्णय वगैरह लेगी। यस और नो? क्लियर हो गया आपको? चलो। और पहले ना नेशनल असेंबली का नाम जो था वो स्टेट जनरल था, है ना। आप ये भी लिख सकते हो स्टेट जनरल का नाम चेंज कर नेशनल असेंबली कर दिया गया और नेशनल असेंबली का गठन किया गया। ओके। नेक्स्ट है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं माप तोल की एक समान व्यवस्था की गई। यानी ना पहले क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स समाप्त कर दिया। और दूसरी बात है, फ्रांस के अलग अलग जगह में क्या होता था कि अलग अलग वेट मेजर होता था। कहीं कहीं पर 1 मीटर का मतलब 79 मीटर होता था, 79 सेंटीमीटर होता था, है ना। कहीं पर 1 किलो का मतलब जो है वो 990 ग्राम होता था। ये चेंज करके सिस्टम
एक समान व्यवस्था ला दी नाप तोल की। नेक्स्ट है कि फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस को बाकी सारी की सारी जो हमारी स्थानीय भाषा थी ना उनको हटाया गया, और हमारी जो फ्रेंच भाषा है उसको नेशनल भाषा बना दिया गया, राष्ट्रभाषा बना दिया गया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे कि 1804 नागरिक संहिता की व्याख्या कीजिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि 1789 के अंदर हमारे फ्रांस में क्या था, किंग वाला रूल था। उसके बाद क्या आई, नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली रही 92 तक। उसके बाद 93 में आपका जैकोबिन क्लब आ गया था, याद होगा आपको, जैकोबिन क्लब आ गया था। जैकोबिन क्लब के बाद फिर डायरेक्टरी रूल आ गया था, डायरेक्टरी रूल आ गया था जिसमें बहुत सारे अलग अलग लीडर थे, एक लीडर नहीं था, 5 लीडर थे। और उसके बाद एक बंदा आया 1799 में, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना वो 1799 से लेकर 1815 तक रहा, ठीक है। और 1850 तक रहा। इस टाइम के बीच में ना 1804 के अंदर वो बहुत सारे कानून लेकर आया था 1804 के अंदर, तो वो सारे के सारे कानून ये रहे जी, ठीक है। अब वो क्या क्या कानून लेकर आया 1804 में, इसको नागरिक संहिता भी बोलते हैं 1804 की। पहला, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार की समाप्ति हो जाएगी, यानी किसी को भी जन्म से आधारित विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, कानून के सामने जो है समानता संपत्ति समानता एवं संपत्ति को अधिकार से सुरक्षित किया जाएगा, यानी कोई किसी की संपत्ति नहीं छीन सकता, चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला, पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या होता था, किंग को जो जमीन पसंद आती थी ना वो ले लेता था, देखता नहीं था किसकी जमीन है। बट अब क्या है कि जो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट ने उसने बोल दिया कि सबको समानता का अधिकार होगा, सबको संपत्ति का अधिकार होगा, ठीक है। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, यानी पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था ना, मतलब जो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी थी या मैं कहूँ नौकरशाही थी, उनका सिस्टम अच्छा नहीं था, एरिया जो है वो ढंग से नहीं बटे हुए थे, तो इसने प्रशासनिक विभाजन को थोड़ा सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यानी जो अमीर लोग गरीब लोगों के लिए काम करते थे ना उसको खत्म कर दिया इसने। किसानों के भूदास्व और जमींदारों शुल्क से मुक्त करवाया। इसका मतलब है कि किसानों को जो है ना वो टैक्स देना पड़ता था, है ना, और जमींदारी शुल्क भी देना पड़ता था, अब वो उसने खत्म करवा दिया, ठीक है। भूदास्व यानी भूमि का जो टैक्स देना पड़ता था ना वो खत्म कर दिया। और जो पहले का टैक्स था ना उसको भी माफ कर दिया उसने, मतलब जो पहले के बकाया टैक्स थे वो भी माफ कर दिए, और जमींदारी शुल्कों को भी उससे भी मुक्ति दिलाई इसने। नेक्स्ट है, इसने क्या करा, शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को भी हटा दिया गया। पहले क्या होता था, श्रेणियां होती थी, मैं आपको बता दूं, कारीगरों की शहरों के अंदर, कि है ना, अगर जूते का काम है ना सिर्फ यही वाली श्रेणी के लोग कर पाएंगे, कपड़े का काम यही वाली श्रेणी के लोग कर पाएंगे, ऐसे बटे हुए थे। पर उसने हटा दिया, कहता है कोई भी बंदा किसी भी काम को शुरू करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये जो हमारा ये समानता आप बता रहे थे कि समानता जो आई, वो तो सर 1789 के अंदर ही आ गई थी, जैसे ही वो हटा था हमारा लुई 16, आ तो गई थी। बट उसके बाद दोबारा से जब जैकोबिन क्लब आया, नेशनल असेंबली आई, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगी, थोड़ा भेदभाव वगैरह होने लगा लोगों के साथ। आपको पता है नेशनल असेंबली में तो वोट सिर्फ अमीर लोगों को ही डालने का राइट था, है ना। तो ये सब भेदभाव होने लग गया ना, तो फिर उसके बाद दोबारा से जब हमारा नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसने ये चीजें वगैरह हटा दी। ओके, चलो। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो 1804 के अंदर कानून लेकर आया, 1799 के अंदर वो खुद आया फ्रांस में, और 1815 तक रहा। 1815 में ना उसको हरा दिया गया, किसके द्वारा, 4 कंट्री द्वारा, जिसको मैं ना शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ प्रैब, ठीक है। रूसिया, जिसको हम पर्शिया बोलते हैं, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों कंट्रियों ने मिलकर जो है वो हमारे नेपोलियन को 1815 में हराया था, और इसको बोलते थे बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, पानीपत की लड़ाई मत लिख देना, इसको बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता था, याद रखना आप, ठीक है। या उसकी वाटरलू की जंग भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। और जो हमारा लुई 16 जो हमारा वो था ना, नेपोलियन बोनापार्ट, वो इसके अंदर बहुत बुरी तरीके से हारा था, जो 1815 के अंदर जो लड़ाई हुई थी इसमें बहुत बुरी तरीके से हारा था। और उसके बाद सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे। जो हमारे ये है ना, एक संधि हुई थी, वियना की संधि, है ना। अब देखो जब भी कोई लड़ाई होती है ना तो एक एग्रीमेंट होता है, तो वियना की संधि हुई थी। वियना की संधि जो है वो किसने करवाई थी, मैं आपको बता देता हूँ। वियना की संधि हुई थी ऑस्ट्रिया में, और इसकी मेजबानी पता है किसने करी थी, मतलब ये मीटिंग का हेड कौन था, इस मीटिंग का हेड था ऑस्ट्रिया का ही चांसलर, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। क्या नाम था, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक इस बंदे का नाम था। तो अभी तक क्या समझ आया, 1815 में जो है वो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, प्रैब की कंट्री से हारा। उसके बाद एक संधि हुई, संधि कहाँ पर हुई, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने उसको उसकी मेजबानी करी। माफी चाहूंगा। तो उसके बाद जब मेजबानी वगैरह करी ना उसने, तो बहुत सारे बदलाव आए हमारे फ्रांस के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है
ये अब प्रैब ने बोला कि हमने आपको हराया तो हमारा कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, तो उनको बहुत सारी जमीनें वगैरह दी गई। किसको क्या जमीन मिली और क्या क्या बदलाव आए, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताई दिया 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्या है, ये यूरोपीय ताकत थी, इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। उसके बाद एक संधि हुई जिसको हम वियना की संधि बोलते हैं, और उसको ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने मेजबानी करी इसकी। ओके। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसमें प्रतिनिधि ने, यानी ये चारों को चारों कंट्री ने जिन्होंने हराया था, 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान आए थे। मतलब जो नेपोलियन अपने टाइम में जो बदलाव लेकर आया था ना, उसको वैसे का वैसा ही करना इनका मेन मोटिव था। यानी जो भी 1804 के अंदर या उससे पहले जो भी चीजें नेपोलियन बोनापार्ट लेकर आया था ना, उसको वैसे का वैसा करना चाहते थे प्रेब की सारी कंट्री। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अच्छा बदलाव क्या आया? सबसे पहला बदलाव था कि उन्होंने बुर्बो राजवंश को जो है वो सत्ता वापिस बुर्बो राजवंश जो है वो सत्ता में वापस आ गई। इसका क्या मतलब है? आपको पता है लुई 16 याद है ना? तो लुई 16 कौन से राजवंश से था? वो बोर्बो राजवंश से था। इसको इंग्लिश में, हिंदी में बुर्बो कहते हैं, इंग्लिश में बर्बन कहते हैं, है ना? बर्बन के बिस्कुट भी खाए होंगे आपने, बट चलो उसको बाद में बात करेंगे कभी, खाने पीने की, अभी दिमाग की बात करते हैं। तो बुर्बो राजवंश के कई था। तो है ना, हमारे प्रैप की कंट्री ने बोला कि हमको है ना वो नहीं चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट। पहली बात तो आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट है ना, कोई एक तरह से राजा वाला सिस्टम नहीं अपना रहा था, वो अपना रहा था मिलिट्री वाला सिस्टम, है ना? तो इसलिए ये जो प्रैप की कंट्री थी ना, नेपोलियन को पसंद नहीं करती थी। उन्होंने बोला भाई हमको तो दोबारा से राजा वाला सिस्टम चाहिए, और उन्होंने कोई दूसरा किंग पकड़ लिया जो कि बर्बर राजवंश का ही था, उसको दोबारा से फ्रांस की गद्दी पे बैठा दिया। नेक्स्ट है, फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। यानी जिन जिन एरिया पर हमारे नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा किया था ना, फ्रांस का मिलिट्री रूलर रहते वक्त, उन सारे के सारे एरिया को उसको गंवाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ओके। नेक्स्ट है कि फ्रांस की सीमा पर कई छोटे छोटे राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में वो अपनी एरिया का विस्तार ना कर पाए। यानी ये रहा फ्रांस। पहले तो फ्रांस ने जो जो नेपोलियन के टाइम में जो जो एरिया टेक ओवर किया था ना, वो सारा एरिया कवर कर लिया, ले लिया उससे। दूसरी बात है कि फ्रांस के ना बॉर्डर पे ही अलग अलग राज्य बना दिए, ताकि फ्रांस जो है वो अब दोबारा से किसी भी एरिया को छीन ना सके, या अपना एरिया बढ़ाना कर सके। ओके। नेक्स्ट है कि प्रशा, अब किस किस को क्या क्या मिला? अब देखो, प्रशा यानी प्रूशिया को क्या मिला? पश्चिमी सीमा पर बहुत महत्वपूर्ण इलाके मिले इसको। ठीक है। हमारे ऑस्ट्रिया को क्या मिला? इटली मिला, उत्तरी इटली पर नियंत्रण सौंप दिया गया। रूस को क्या मिला? रूस को मिला पोलैंड। ये याद रखना, ये मैं अभी नीचे आएगा देखना ही वाला। रूस को क्या मिला था? रूस को पोलैंड मिला था। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, रूस पोलैंड के अंदर पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, रूस के अंदर रशियन लैंग्वेज बोली जाती थी। तो जो रशिया के रूलर थे ना, वो पोलैंड के लोगों को धमकाते थे कि आप सिर्फ हमारी लैंग्वेज बोलो। ठीक है। बट जो पोलैंड के लोग थे ना, वो अपनी लैंग्वेज को ही पसंद करते थे। वो कहते थे हाँ नहीं, हम आपकी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ऐसे तो हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, और इसको लेकर लड़ाई भी हुई थी। ठीक है। बेसिकली पोलैंड के लोगों ने एक आंदोलन भी चलाया था जिसको बोलते हैं रूमानीवाद का आंदोलन। अब हम देखेंगे रूमानीवाद का आंदोलन क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट लास्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, एक चीज जो है ना, बहुत सारी चीजें चेंज हुई आपने देखा, बट एक चीज को वैसा का वैसा ही रहने दिया, और वो था नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया था ना, उसको वैसे का वैसा ही रहने दिया। मतलब 39 राज्यों का महासंघ बनाया था उसने, जर्मन महासंघ बनाया था, उसको वैसे का वैसे रहने दिया। क्यों? क्योंकि उससे ना प्रशासन करने में आसानी होती थी। ठीक है। तो जो नया वाला बुर्बो राजवंश का राजा आया था ना, उसने कहा यार ये चेंज मत करो, मेरे लिए आसानी होगी, तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। ये एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या क्या चीजें नेपोलियन ने चेंज, नेपोलियन के टाइम में जब वेना की संधि हुई थी, तो उसमें क्या बोला गया था, क्या चीज चेंज नहीं होगी? 39 राज्यों का जर्मन महासंघ जो था वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, दोबारा से बता दूं, एमसीक्यू की जो हम सीरीज कर, वैसे तो आप देख रहे हो मैं साथ साथ एमसीक्यू भी बता रहा हूँ आपको, कि 1799 में आया था नेपोलियन, ना एक सैन्य शासक था वो, और 1804 में संधि लेकर आया था, और भी बहुत सारी बात करी हमने। बट मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू का जो एक्चुअल लाइव टेस्ट वगैरह होगा या लाइव में आपको करवाऊंगा, वो इसी चैनल पे करवाऊंगा। ठीक है, भरत गोरवाल वाले चैनल पे, तो इसको ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन की वीडियो अभी ना देखा होता ना, ये क्वेश्चन आपने, तो एग्जाम में कभी नहीं कर पाते, इतना टफ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि यूरोप में राष्ट्र की अवधारणा के निर्माण में संस्कृति द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा करें। भाषा शक्ति है, जीवन है, और संस्कृति एक साधन है। उपयुक्त कथन की पुष्टि कीजिए। संस्कृत कला, कविता, कहानी और संगीत का महत्व राष्ट्रवादी भावनाओं को
आकार देने में मदद करता है, यूरोपीय राष्ट्रवाद के संबंध में इस कथन की पुष्टि करे। अब मैं इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। जो संस्कृति है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है लोगों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जागने जगाने में। और उसमें क्या क्या चीजें आती है, उसमें आती है लैंग्वेज, उसमें आती है स्टोरीज, उसमें आती है कविताएं, है ना, उसमें आती है कला, उसमें आता है संगीत। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, वो लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे सर संगीत देशभक्ति की भावना, द आंसर इज यस। अब देखो, जब भी देश के अंदर राष्ट्रगान बजता है तो एक अलग सी फीलिंग आती है ना। तो क्या ये सिर्फ ऑब्वियस ही बात है, भारत का राष्ट्रगान, क्या आपको किसी दूसरे देश का राष्ट्रगान सुन के आती है ऐसी फीलिंग? नहीं ना। भारत का राष्ट्रगान सुन के आती है, क्योंकि एक तरह से ये हमारा देश है और ये हमें देशभक्ति की भावना देखता है ना। जब हम अपने हीरोज के बारे में पढ़ते हैं, अपने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूट किया, उनकी स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं, तब भी देशभक्ति की भावना आती है। चाहे वो हमारे भगत सिंह हो गए, है ना, हमारे अलग अलग जो है लीडर्स हो गए, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक प्रिंसली स्टेट को मिलाया था, 12th में पढ़ेंगे उनके बारे में कभी, अगर आप लोगे, अगर नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत योगदान है। तो ऐसे लोगों के बारे में जब कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, झांसी की रानी, है ना, तो एक देशभक्ति की भावना आती है ना। तो अब आपको यही बताना है कि यूरोप के अंदर भी देशभक्ति की भावना लैंग्वेज से, स्टोरी से, है ना, संगीत से, ये कैसे जो है वो लोगों के अंदर आई थी, वो बताओ। पहली बात तो मैं बता दूं, इस भावना को कहते हैं रूमानीवाद। ठीक है, इंग्लिश में, हाँ, रूमानीवाद का मतलब इंग्लिश में रोमांटिसिज्म है। तो ये एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें क्या होते हैं कि ये बोला जाता है कि आप संस्कृति पे ज्यादा ध्यान दो, राष्ट्र भावना जगाने के लिए आप संस्कृति पे ज्यादा ध्यान दो। और ये मत देखो कि आपके सामने 100 लोगों की फौज है, 1000 लोगों की फौज है। अगर आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो, सच्ची सच्ची श्रद्धा से लड़ रहे हो ना, तो आप जीत ही जाओगे। ये इनका कहना था। मतलब जैसे होता है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी इसमें रशिया का एग्जांपल भी आएगा। रशिया ने जब पोलैंड पर अटैक किया ना, अपनी लैंग्वेज फोर्स करने की कोशिश करता था। बट जो पोलैंड के जो आर्टिस्ट थे, पोलैंड के जो कवि थे ना, उन्होंने बोला कि आप ये मत देखो कि हम कम हैं, रशियन ज्यादा हैं, आप बस चलते रहो। ठीक है, आप देशभक्ति के लिए चलते रहो, क्योंकि आप अगर ये साइंस लगाओगे कि जी हम कम है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके पास हथियार है, तो आप कभी भी नहीं जीत पाओगे, कभी भी अपना एक असर नहीं छोड़ पाओगे सोसाइटी के अंदर। तो जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी कि क्या था वो, 1 से 1.25 लाख लड़ावा, ये सुना है आपने, है ना। तो बेसिकली उसमें 12 सोल्जर्स थे, हमारे 6 सोल्जर्स की बात हो रही है। उन्होंने क्या किया था, माना जाता है कि एक से ऑलमोस्ट वो कम थे, और सामने वाली जो सेना थी वो 1.25 लाख की, मतलब एक बंदे के मुकाबले 1.25 लाख की सेना थी। बट फिर भी वो पीछे नहीं हटे, है ना। और इसी वजह से देखो, 1.25 लाख में से एक भी बंदे के बारे में नहीं जानते, बट उनके बारे में पता है हमें। तो हिस्ट्री उसको याद रखती है जो कुछ करता है, जो अपने लिए आवाज उठाता है। ठीक है, जो अच्छाई का साथ देता है। आवाज उठाना भी नहीं, आवाज तो गलत लोग भी उठा देते हैं, बट अच्छाई के लिए जो आवाज उठाता है। ओके, चलो अब आते हैं रूमानीवाद, कल्पना और राष्ट्रीय भाव। अब इसको आंसर के फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि अगर आएगा क्वेश्चन तो किस वे में आंसर लिखना है, यही पूरा पूरा का आंसर लिख देना है। और आप देख रहे हो कि मैंने ये एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये बेसिकली नोट्स के अंदर से स्क्रीनशॉट है। नोट्स भी आप वेबसाइट वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो, या उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे वेबसाइट, नोट्स वेबसाइट से डाउनलोड करना, वो फ्री है नोट्स वहाँ पर। ठीक है, चलो। रोमानीवादी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों, क्षेत्र विस्तार से नहीं हुआ है। राष्ट्र के विचार का निर्माण संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई है। मतलब लोगों के अंदर देशभक्ति सिर्फ लड़ाई से नहीं आती, या एरिया बढ़ाने से नहीं आती, संस्कृति से भी लोगों के अंदर देशभक्ति आती है, राष्ट्रवाद की भावना आती है। कला, काव्य, कहानियां, किस्से, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में अहम भूमिका या अहम सहयोग दिया है। अब क्या 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 होता है, अब ध्यान से देखो। रोमानीवाद क्या होता है? रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। आमतौर पर जो रूमानी कलाकार और कवि ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की अवलोकना अ, आलोचना की, और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी भावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने बोला भाई आप तर्क वितर्क पे या साइंस में मत जाओ, वही वही वाली बात कि आपके सामने कितनी सेना है, 1000 है, 2000 है, हथियार है, ये मत देखो, आप अपनी भावनाओं पे जाओ, है ना। जैसे कि ओके, एक बात और बताता हूँ। ब्रिटिश जब इंडिया के अंदर आए थे, तो उन्होंने हमारे पे रूल किया था। उनकी पॉपुलेशन 50,000 थी, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख होगी, बट पूरे इंडिया पे रूल करके चले गए, है ना। और अब जैसे 1980 से 1857 में भी एक विद्रोह हुआ था, वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि शायद उस समय हमारे अंदर इतनी राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी जितनी 1947 में आई, और हमने लपेट दिया उनको,
है ना? तो यही बात है कि राष्ट्रवादी भावनाओं का, क्योंकि फ़ौजें तो वही थी ब्रिटिश की, बट अब जो थी कहीं न कहीं एक देशभक्ति की भावना हमारे में जाग चुकी थी। वो हम चैप्टर नंबर 2 अभी नीचे आएँगे ना तो उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके? तो यही बात लिखी हुई है। अब इसकी ये एक योहान गॉटफ्रीड था, उसने भी बेसिकली ये भी एक आर्टिस्ट वगैरह था, है ना? और उसने भी 2 वर्ड दिए थे, एक दास फॉक्स का, एक फॉक्स का हिस्सा। ठीक है? उसने बोला था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और लोगों को सबको बराबर समझो, तभी लोगों में देशभक्ति की भावना आएगी। है ना? एक भावना जागेगी। अब वो पोलैंड की स्टोरी लिखी है, मैंने आपको बता ही दिया। 18वीं शताब्दी में जब वो रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने, है ना? इन लोगों ने मिलकर, जब ब्रिटेन भी है इसके अंदर, जब इन्होंने मिलकर जब उसको हराया था, है ना? तो कहीं न कहीं जो है वो पोलैंड की जो भाषा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करी थी। वहाँ पर फिर आंदोलन चले थे। एक बंदा था कैरल कुरपेलिंस्की, इसने लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने में बहुत हेल्प करी अपने ओपेरा से, पोलैंड के लोगों के अंदर, है ना? उसके बाद और भी लोग हैं, जैसे कि पॉलनेस हो गए या मजूरका हो गए, जैसे लोकप्रिय नृत्य वगैरह को, है ना? ये मतलब ये पर्सन नहीं है, ये डांस फॉर्म है। तो इन पर भी बल दिया गया राष्ट्रीय प्रतीकों की जगह, है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें गई लोगों में एकता की भावना और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए। ओके? रूसी कब्ज़ों के बाद पोलिश भाषा, अच्छा स्कूल में भी क्या था, पोलिश लैंग्वेज को फ़ोर्स किया जाता था, ठीक है? बट वो जानबूझ के जो लोग हैं वो सॉरी पोलिश लैंग्वेज कह रहा हूँ, रूस ने जिस पोलैंड के जिस एरिया पे कब्ज़ा किया था ना, वहाँ पर अपनी भाषा, रूसी भाषा को ज़बरन लाद देता था कि नहीं जी आपको रूसी भाषा ही का यूज़ करना है, ये सारी की सारी। बट 1831 में क्या हुआ, रूस में विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह हो गया और आखिरकार कुचल दिया गया। मतलब 1831 के अंदर बेसिकली जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने विद्रोह किया, बट रूस के जो आर्मी थी उन्होंने दबा तो दिया, बट आप देख सकते हो कि आज भी हम उनकी स्टोरी पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे ये नहीं देखा कि सामने रूस की फ़ौज है, किसकी फ़ौज है। ओके? धार्मिक शिक्षाएँ वगैरह ये सारी की सारी, जो पोलैंड के बहुत सारे बड़े-बड़े नेता हैं ना, वो जो पादरी हैं, पादरी मतलब वो प्रीस्ट वगैरह, चर्च के पंडित, वो सारे के सारे जो लोग हैं ना, उनको जेल तक में डाल दिया, जेलों तक में डाल दिया उनको, साइबेरिया के अंदर। बट फिर भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज का ही यूज़ किया, रशियन लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया। ठीक है? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत ज़्यादा बार देखा है। तो देखो दोबारा से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सारे ही करने हैं, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि 1830 के दशक में यूरोप के लिए बड़ी आर्थिक कठिनाई लेकर आया था, इस कथन का समर्थन करते हुए स्पष्ट करें। 1830 का समय जो है वो यूरोप के लिए अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? पहली बात, जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही थी, ठीक है? रोजगार से अधिक नौकरी चाहने वाले थे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट, जो वो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, है ना? जो गाँव में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो शहरों में आ रहे थे, जिसकी वजह से शहरों में बस्तियाँ वगैरह, भीड़-भाड़ वगैरह बढ़ रही थी। छोटे उत्पादकों के उत्पादक और इंग्लैंड से आयातित मशीन निर्मित उत्पादों के बीच में कड़ी स्पर्धा। यानी जो छोटे उत्पादक है ना, जो अपने हाथों से कपड़े वगैरह बनाते थे, और जो इंग्लैंड के मशीनों से बन के कपड़े आती थी, उनमें कॉम्पिटिशन चल रहा था, और ऑब्वियस सी बात है, मशीन से बने कपड़े सस्ते होते थे, तो इसलिए इनका नुकसान होता था। तो 1830 के अंदर ये जो छोटे उत्पादक हैं, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट है, सामंती बकाया और दायित्व के बोझ के कारण किसानों की स्थिति भी खराब हो गई, यानी जो उनको टैक्स देना पड़ता था किसानों को, तो उससे भी उनकी स्थिति खराब हुई, और खराब फसल के कारण जो है वो भोजनों की कीमतें भी बढ़ गई, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है फसल खराब हो जाएगी तो बहुत कम फसल बचेगी, और जब बहुत कम फसल बचेगी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा, जिससे देश के अंदर भी बहुत सारी दरिद्रता फैल गई, और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ठीक है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके जी। अब है ना, जो अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, और इसके नीचे वाला जस्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों बहुत सेम लगते हैं, बट दोनों में बहुत अंतर है, मैं आपको बता दूं। ठीक है? ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से। यूरोप में उदारवादी द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदर्श, विचार और मांग क्या करते थे? मतलब जो यूरोप के अंदर उदारवादी लोग थे ना, उनकी डिमांड क्या थी? उनकी राजनीतिक डिमांड क्या थी? उनकी सामाजिक डिमांड क्या थी? और उनकी आर्थिक डिमांड क्या थी? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाता है। यूरोप में हुई 1848 के उदारवादी आंदोलन, 1848 भी लिखा जाएगा कि 1848 के अंदर यूरोप में बहुत सारे उदारवादी आंदोलन हुए थे, उनके लोगों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो है वो आदर्श, मांग या विचार बताइए। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं पहले तो इस वर्ड का मतलब देखते हैं, उदारवादी क्या होता है। उदारवादी जो है वो इंग्लिश वर्ड लिबरल से निकला है, और लिबर का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है? तो बेसिकली 1848 की क्रांति जो है वो बहुत सारे शिक्षित प्रतिनिधित्व ने करी, जो मध्य वर्ग के जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने किया। ओके? और उन्होंने बाकी लोगों को, गरीब किसानों को, मजदूरों को अपने साथ ले लिया,
और उनकी बहुत सारी अलग अलग डिमांड थी। वो चाहते थे राष्ट्र राज्य बने, क्या बने, राष्ट्र राज्य बने। ठीक है, यूरोप में अलग अलग राष्ट्र राज्य बने और हमारे देश के अंदर उनकी तीन डिमांड थी। क्या क्या, राजनीतिक डिमांड थी कि राजनीतिक तौर पे हमारा देश ऐसा होना चाहिए, आर्थिक तौर पे ऐसा होना चाहिए, सामाजिक तौर पे ऐसा होना चाहिए। अब वही पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं राजनीतिक। वो कहते हैं व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए, कानून के समक्ष सबको बराबरी होनी चाहिए, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं समझना, संविधान और प्रतिनिधि प्रतिनिधि संसद होने चाहिए। संविधान होना चाहिए और प्रतिनिधि संसद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और है ना, जिन लोगों को वोट दिया जाए वही संविधान वगैरह बनाए। नेक्स्ट है राष्ट्र राज्य लिखित संविधान के साथ, यानी राष्ट्र राज्य होना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बताया राष्ट्र राज्य, चलो मैं राष्ट्र राज्य बता देता हूँ राष्ट्र राज्य क्या होता है। राष्ट्र राज्य का मतलब एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन हो, लोगों में सेम लैंग्वेज हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो। जैसे फ्रांस है, फ्रांस है ना 1789 में एक राष्ट्र राज्य बना। क्यों? क्योंकि वहां पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, फिर वहां पर एक ही लैंग्वेज फ्रांस को राष्ट्रभाषा बना दिया गया और उसी के बाद वो एक राष्ट्र राज्य बना। ठीक है, तो ये तो कुछ राजनीतिक पहचान थी, यानी राजनीतिक डिमांड थी हमारे उदारवादी लोगों की। वो क्या क्या चाहते थे हमारे, वो संविधान चाहते थे, प्रतिनिधि संसद चाहते थे, कानून के समक्ष बराबरी चाहते थे, व्यक्तिगत आजादी चाहते थे, और लिखित संविधान चाहते थे, और राष्ट्र राज्य चाहते थे। राष्ट्र राज्य के अंदर लिखित संविधान होना चाहिए, वो चाहते थे। आर्थिक तौर पे क्या चाहते थे, बाजार की स्वतंत्रता, मतलब जो राजा है या सरकार है वो ज्यादा इंटरफेयर ना करे बाजार में, चीजों के प्राइस में और अलग अलग चीजों में। नेक्स्ट है राज्यों के माल और पूंजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जो टैक्स लगता था उसको हटा दिया जाना चाहिए। निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति होनी चाहिए, ये बोलते थे। ओके, सामाजिक विचार क्या था हमारे लोगों का, तो इनका था बंधुआ मजदूरों को खत्म कर दिया जाए, मतलब जो बंधुआ मजदूर होते हैं ना, जो इनसे फ्री में काम कराया जाता है, वो खत्म हो जाना चाहिए। जन्म से विशेष अधिकार को भी खत्म कर देना चाहिए। मतलब जैसे आपको पता है ना, फ्रांस के अंदर जो हमारे पादरी थे उनको दो टाइप के टैक्स मिलते थे, है ना, और टैक्स जो था वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था, तो उन्होंने बोला ये सिस्टम खत्म कर दो। ठीक है, चलो। और वैसे मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो फ्रांस के अंदर दो टाइप के टैक्सेस थे, ये नाइन्थ के उससे बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना सर ये तो हमने चैप्टर पढ़ा है इसमें तो ये पढ़ा ही नहीं, है ना, नाइन्थ वाला है वो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यही लर्न करो जो कि लिखा हुआ है। क्या क्या, दो ही चीजें लिखी हुई है। पहले जन्म से आधारित विशेष अधिकार खत्म हो जाने चाहिए और बंधुआ मजदूरी खत्म हो जानी चाहिए। ये थी हमारे 1848 के उदारवादी लोगों की मांगे। आर्थिक मांगे, राजनीतिक मांगे और सामाजिक मांगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 1848 के काल 1848 के काल को यूरोप में उदारवादियों की क्रांति का युग क्यों माना जाता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे मैं समझाता हूँ। 1848 में ना बेसिकली यूरोप के अंदर उदारवादी लोगों ने बहुत सारे आंदोलन करे, है ना, बहुत सारे आंदोलन करे। अब वो आंदोलन कौन कौन से थे और क्या क्या हुआ उस आंदोलन में, वो बताना है। ठीक है, चलो जी अब पढ़ना शुरू करते हैं। कौन कौन से आंदोलन हुए और उसका क्या रिजल्ट निकला, फायदा हुआ या नहीं हुआ उन आंदोलनों का, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, चलो। पहला मैं ना थोड़ा ये ऊपर नीचे के पॉइंट से पढ़ाऊंगा ताकि इजी इजी पहले समझ आ जाए। चलो, पहले तो फ्रांस के अंदर है ना, फरवरी 1848 की घटनाओं के कारण जो है राजशाही का त्याग हुआ और सार्वभौमिक पुरुष मत अधिकार पे आधारित जो है गणतंत्र की घोषणा की गई। 1848 में फ्रांस के अंदर एक आंदोलन वगैरह हुआ था। ठीक है, उदारवादी आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि राजशाही राजा वाला सिस्टम खत्म हो गया। वही हमारा लुई 60 वही है ना, बर्बन, वो पता है ना आपको, 1815 के बाद दोबारा से बर्बन बर्बन डायनेस्टी के किंग को बैठा दिया था, अब वो खत्म कर दिया गया उसको भी, है ना। और सार्वभौमिक पुरुष पुरुष मताधिकार पर आधारित जो है गणतंत्र बनाया गया। इसका मतलब है अब बेसिकली जो किसी भी बंदे को चुनने के लिए इलेक्शन वगैरह होगा, ये सिस्टम ला दिया गया। ओके, तो हमें समझ आया 1848 में आंदोलन ये वाला हुआ फ्रांस के अंदर, राजशाही को हटा दिया गया, मतलब फायदा हुआ इस आंदोलन से, तो इसलिए ही उदारवादी, और ये उदारवादी लोगों ने किया था। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, एक और आंदोलन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, हैब्सबर्ग एक जगह थी हमारे यूरोप के अंदर, वहां पर भी जो भूदास थे ना और जो बंधुआ मजदूरी थे उनको भी समाप्त कर दिया। उसके लिए भी आंदोलन हुआ था, उदारवादी लोगों ने आंदोलन वगैरह किया था। और हैब्सबर्ग शासकों ने हंगेरियन वासियों को भी अधिक स्वायत्ता प्रदान करी। ठीक है, मतलब क्या समझ आया कि हमारे जो उदारवादी लोग हैं उन्होंने हमारे हैब्सबर्ग के अंदर भी आंदोलन वगैरह करे, और जो भूदास है या जो बंधुआ मजदूरी है उसको खत्म करवाया, और साथ में जो हैब्सबर्ग शासक है उनको बोला कि हंगरी वासियों को आप थोड़ी ज़्यादा पावर दो, थोड़ी ज़्यादा स्वायत्ता दो, ताकि वो अपने एरिया को देख पाए अच्छे से। ठीक है जी, चलो आई होप ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए हो। अब बाकी पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट, तो अभी तक दो समझ आ गए ना कि उदारवादी लोगों ने एक तो हंगरी में आंदोलन करा, एक फ्रांस में करा, फ्रांस के अंदर किंग को हटा दिया, हंगरी में करा तो हंगरी के जो शासक है
हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर हंगरी के शासक को थोड़ी सी, हंगरी के लोगों को थोड़ी सी स्वायत्तता दिलाई, और वहां पर क्या है, बंधुआ मजदूरी वगैरह को खत्म करवाया। अब जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में क्या था, जो उदारवादी मध्य वर्ग के लोग थे ना, पुरुष महिला, उन्होंने बोला कि राष्ट्र एकीकरण के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। अब क्या क्या चीजें चाहिए, उन्होंने बोला राष्ट्रीय राज्य बनाओ, जिसके लिए एक संविधान लाओ, प्रेस लाओ, प्रेस की स्वतंत्रता लाओ, और संघ की स्वतंत्रता की मांग की, ये मांगे करी उन्होंने। ठीक है। तो उदारवादी लोगों ने 1848 के समय के अंदर ही जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अंदर एक राष्ट्र एकीकरण के लिए डिमांड करी उन्होंने, है ना। और उन्होंने क्या क्या डिमांड करी थी, एक संविधान होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और संघ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको, अगर किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आए ना तो नीचे बता देना मेरे को। एंड ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं आपको बोलूंगा अगर समझ ना आए तो थोड़ी सी दो वीडियो जो है वो 3-4 मिनट पीछे करके दोबारा से देखना। क्वेश्चन सिंपल है। ये जो 1848 में आंदोलन वगैरह हो रहे थे, तो उस आंदोलन का क्या फायदा हुआ, और वो आंदोलन कौन कौन से थे वो बताने हैं। फ्रांस के अंदर आंदोलन हुआ, हैब्सबर्ग के अंदर आंदोलन हुआ, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर आंदोलन हुआ, और ये वाले जो आंदोलन हुए थे ये एक स्वतंत्र, एक संविधान के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, और संघ की स्वतंत्रता की मांग के लिए किए गए थे। नेक्स्ट है जर्मनी के, इससे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था, 1848 में बहुत सारी महिलाओं ने भी आंदोलन वगैरह किए थे। ठीक है। महिलाओं ने भी उदारवादी आंदोलन में हिस्सा वगैरह लिया था। उन्होंने भी अपने समाचार पत्र निकाले थे, वो भी जेल तक गई थी, राजनीतिक संघ वगैरह बनाए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी। बट फिर भी उनको वोट नहीं दिया, तो यानी महिलाओं ने जो आंदोलन वगैरह किया था ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, ये पिक्चर भी आएगी आपको एग्जाम के अंदर, एक मार्क्स की, वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में वो मैं उसमें MCQ में मैं करवा दूंगा। इसके अंदर क्या था कि जो फीमेल्स थी ना, मतलब वो आ गया था वोटिंग वगैरह का सिस्टम, सार्वभौमिक मताधिकार आ चुका था, बट फीमेल्स फीमेल्स को राइट नहीं दिए गए। उनको सिर्फ ऊपर से है ना देखने की अनुमति दी गई, है ना। बुक के अंदर एक पिक्चर देखोगे ना, ऊपर कॉरिडोर पे विमेंस खड़ी थी। तो यानी यहाँ पर जो हमारे आंदोलन वगैरह चला, महिलाओं ने पार्टिसिपेट तो करा, बट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बेसिकली जर्मनी के अंदर पड़ता है। ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वगैरह पे कई फायदा हुआ नहीं इनका। ओके, मतलब उनको वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं दिए गए, उनको सिर्फ पर्यवेक्षकों, पर्यवेक्षकों का मतलब होता है जो देखने आए होते हैं, बस उनकी तरह उनको ट्रीट किया गया। नेक्स्ट है, अब ये सुनना, जर्मनी, जर्मन क्षेत्रों के में वर्ग के पेशावर, यानी जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो हमारे, आप कह सकते हो कि जो प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, और समृद्ध कारीगर वगैरह, फ्रैंकफर्ट शहर में एक साथ आए थे, और उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए मतदान करने का फैसला किया। बेसिकली ये बड़े बड़े जो जर्मनी क्षेत्र, जर्मन के जो फ्रैंकफर्ट शहर के लोग हैं ना, अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे लोग हैं, कारीगर हैं, इन सब ने बोला कि हम क्या करेंगे कि नेशनल असेंबली को वोट देंगे। ठीक है। नेशनल असेंबली के अंदर वोट वगैरह देंगे। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का मसूदा तैयार किया। उन्होंने बोला कि हम एक संविधान वगैरह बनाएंगे, और उन्होंने फेडरिक वेलम को बोला कि आप है ना हमारे किंग बन जाओ। अब आप बोलोगे सर संविधान भी आ रहा है, वो संविधान भी बना रहे हो। बेसिकली है ना, पहले क्या होता था, संवैधानिक राजतंत्र होता था, मतलब संविधान भी होता था और राजा भी होता था, ऑल्दो राजा की चलती नहीं थी, संविधान की चलती थी, है ना। तो ये आंदोलन वगैरह फ्रांस के अंदर, ये हमारे जर्मन के अंदर हुआ, है ना। लोगों ने बोला कि अब हम उसको नेशनल असेंबली को वोट देंगे, जर्मन नेशनल असेंबली को वोट देंगे, और संविधान वगैरह उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और फेडरिक वेलम को बोला कि आप किंग बन जाओ। इस बंदे ने बोला भाई मैं किंग बन गया तो मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा, काम तो आप संविधान से करोगे। तो इसने अपनी ताजपोशी छोड़ दी, इसने इनकार कर दिया, मैं किंग नहीं बनूंगा। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जर्मनी के एकीकरण। अब मैं जो 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसमें से एक क्वेश्चन 100%, दोबारा से बोल रहा हूँ, 1000% लगा लो, 10,000% लगा लो, एक क्वेश्चन पक्का टपकेगा। क्या? जर्मनी का एकीकरण बताओ, या इटली का एकीकरण बताओ, या ब्रिटेन का एकीकरण वाली की वो बताओ, या बल्कांस का बताओ। चार में से एक क्वेश्चन डिट्टो। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण समझ लेते हैं पहले, जर्मनी का एकीकरण क्या है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ, उसके बाद तो आप पढ़ लो। देखो, जर्मनी के अंदर क्या था, बेसिकली जो जर्मनी था वहां पर एक किंग था, अच्छा किंग नहीं था, बहुत खराब किंग था, और उसको हटाने के लिए जो है वो जर्मनी के लोगों ने आंदोलन वगैरह भी किए थे, है ना। उस आंदोलन का कोई फायदा नहीं हुआ, और बेसिकली उनकी बातों को बार बार दबा दिया जाता था। तो है ना, जर्मनी के पड़ोस में ये कंट्री थी जिसका नाम था प्रशा। प्रशा के जो बड़े बड़े जमींदार थे ना, बड़े बड़े जमींदार, जिनको इंग्लिश में जंकर्स बोला जाता था, और जमींदार हिंदी में बोला जाता था। तो जो जमींदार होते थे ना, वो है ना अपने किंग को, जिसका नाम था काइजर वेलम 1, उसको बोला कि यार ये जर्मनी हमारे साथ में कंट्री है, वहाँ के लोग जो हैं, आप तो अच्छे किंग हो। अपने किंग को बोला कि आप तो बढ़िया किंग हो, और वो था भी बढ़िया, जो काइजर विलियम था बढ़िया काम कर रहा था। उसने बोला आप इतने बढ़िया किंग हो,
बट जो जर्मनी के अंदर जो किंग है वो कितना खराब है। और जर्मनी के लोग क्या मांग रहे हैं? आजादी तो मांग रहे हैं, आजादी मतलब एक तरह से राष्ट्र राज्य ही तो मांग रहे हैं, है ना? कुछ डिमांड है उनकी, उनको पूरा कर देना चाहिए। बार बार आंदोलन को क्यों दबाया जा रहा है जर्मनी में? आप उनकी हेल्प क्यों नहीं करते? तो इसने बोला यार बड़े बड़े अमीर लोग कह रहे हैं, जंकर्स कह रहे हैं, तो अब तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसने एक सेना बनाई, ठीक है। और सेना का लीडर बनाया किसको? वो बनाया हमारे ऑटोमन बिस्मार्क को। किसको? ऑटोमन बिस्मार्क को बनाया, और उसको बोला कि अब आपको ये लीड करनी है सेना, ठीक है। और इस सेना ने लड़ाई लड़ी किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया, उसने लड़ाई लड़ी जर्मनी के एकीकरण के लिए 7 साल तक लड़ाई लड़ी 3 देशों के साथ। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क। आप बोलोगे सर मतलब जर्मनी के अंदर हमें एकीकरण करवाना है, ऑस्ट्रिया फ्रांस और उससे लड़ रहे हैं डेनमार्क से, क्यों सर? बेसिकली पता है क्या है? ये है ना, एक तरह से जर्मनी का जो राजा था उनके ये दोस्त थे, और ये सारे के सारे भी लड़ाई में कूद गए, तो पहले इनको हराया ऑटोमन बिस्मार्क ने। उसके बाद फिर एकीकरण किया गया हमारा जर्मनी का। तो यही बात लिखी हुई है पूरी की पूरी, कि राष्ट्रीय भावना मध्यवर्गीय जर्मन के लोगों में काफी व्यापक थी। मतलब वो आजाद होना चाहते थे, एक अपना महासंघ बनाना चाहते थे जर्मनों का, ठीक है। और राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे जर्मनी को। बट वो नौकरशाही आंदोलन करते थे बार बार, बट जो नौकरशाही और फौज है उनको दबा देती थी बार बार। तो प्रशा के जो पड़ोस की कंट्री थी, उसके जो भूस्वामी थे, उन्होंने बोला कि समर्थन करना चाहिए। और उसी के लिए जो किंग था, उसने क्या बनाई? सेना बनाई, जिसका नाम उसका लीडर बनाया ऑटोमन बिस्मार्क को। उसने लड़ाई लड़ी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 साल तक, 3 देशों के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और एंड में जीत गए। जो काइजर विलियम है हमारा प्रूशिया का किंग, उसी को ही जर्मनी का किंग बनाया गया जनवरी 1871 में, ताजपोशी की गई उसकी। और साथ ही में ऐसा भी नहीं है कि वो किंग बनने के बाद उसने छोड़ दिया, नहीं, किंग बनने के बाद उसने जर्मनी में बहुत अच्छे काम करे। जैसे मुद्रा का नया नई मुद्रा वगैरह स्थापित करी, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा करा, कानून व्यवस्था को अच्छा करा, न्यायिक व्यवस्था को अच्छा करा, आधुनिकीकरण करा, बहुत सारे काम करे इसने हमारे जर्मनी के अंदर। समझ आ गया जर्मनी का एकीकरण? चलो जी नीचे आ जाओ, अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की। ओके, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इटली है ना, अगर हम लोकेशन वाइज जाएं तो इटली जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ था, नॉर्थ का, मिडल का और साउथ का, ठीक है। जो नॉर्थ वाला एरिया था उस पे कौन रूल करता था? ऑस्ट्रियन या ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग एम्पायर। क्या? ऑस्ट्रियाई, ठीक है, ऑस्ट्रियाई। अभी हम देखेंगे ऑस्ट्रियाई, तो नीचे लिख रखा है, मैं इसी पे आया था। ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग एम्पायर। बीच में पोप थे। पोप है ना बेसिकली वही होते हैं, चर्च के सबसे बड़े रिलीजियस गुरु होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं। और जो हमारा साउथ था उसमें स्पेन के बर्बन राजवंश का राज था, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने लोकेशन वाइज बताई। अब है ना, इस इटली के अंदर भी अलग अलग स्टेट थे। कितने स्टेट थे? 7 सेवन सेवन अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था जर्मनी। और 7 स्टेट में से, सॉरी जर्मनी कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, रियली सॉरी, इटली की बात हो रही है ना यहाँ पर। एक सेकेंड, जस्ट मैं एक बार सीट थोड़ी सही कर लूँ अपनी। चलो जी, आई होप आपको वॉइस वगैरह आ रही है। मैं एक बार चेक कर लूँ वॉइस आ रही है नहीं आ रही। चलो जी, वॉइस सही आ रही है। मैं अभी अपने सही अपने ताजपोश पे बैठ गया हूँ अच्छे से। तो हमने क्या देखा? ये इटली की बात हो रही है, इटली के एकीकरण की बात हो रही है। तो मैंने क्या बताया था कि इटली के अंदर जो है वो तीन पहले तो डायरेक्शन वाइज, नॉर्थ में, मिडल में और साउथ में। साउथ के अंदर बर्बन जो थे वो स्पेन के बर्बन राजवंश था। हमारे नॉर्थ के अंदर जो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के राजा थे, और बीच में पोप वगैरह था, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। और अगर हम स्टेट की वाइज बात करें कि कितने इलाकों में बटा हुआ था, तो मैं आपको बता दूं हमारा इटली 7 स्टेट में बटा हुआ था। बट मजे की बात है कि 7 में से सिर्फ एक ही ऐसा एरिया था जिसका नाम था सार्दिनिया पिडमोंट, जहां पर एक इटालियन किंग था, जो इटली बोलने वाला किंग था, और उसका नाम था विक्टर इमानुअल सेकंड, ठीक है। तो अब है ना, बहुत सारे लोग चाहते थे कि यार इटली का एकीकरण हो जाए, और इटली जो है वो 7 अलग अलग टुकड़ों में जो बटा हुआ है ना वो सेम हो जाए। और ये कौन चाहता था? ये एक पर्सन चाहता था, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था गसेपे मजीनी। एक बेसिकली हम आपने पढ़ा भी होगा, अगर चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो गसेपे मजी, पहले मैं स्टोरी समझा रहा हूँ, उसके बाद हम रीड करेंगे तो इजी समझ आएगा। गसेपे मजीनी बेसिकली चाहता था कि इटली के 7 अलग अलग राज्यों को मिला दिया जाए और इटली का एकीकरण कर दिया जाए, है ना। तो बट है ना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आंदोलन करे उसने, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद है ना, ये देखो लिखा भी है, जसेपे मजीनी ने ट्राई किया था। उसने बेसिकली यंग इटली नाम से एक गुप्त संगठन भी बनाया था, बट वो फेल हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि एक विद्रोह वगैरह भी हुए थे। फिर उसके बाद उसका कोई फायदा हुआ नहीं था, दबा दिया गया था उनका विद्रोह। उसके बाद क्या हुआ कि, एक सेकेंड, रियली सॉरी,
सेकंड ओवर। सॉरी। हाँ जी, कहाँ पर थे? तो बेसिकली 1848 के अंदर, 1831 में भी और 1848 में भी जो हमारा जिसेपे मजीनी था उसने क्रांति करके इटली को एकीकरण करने की कोशिश करी, बट ये सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हुआ क्या, एक पर्सन आया जो अभिजात वर्ग थे ना, अमीर अमीर लोग थे, अब उन्होंने सोच लिया इटली के अंदर अब तो भाई एकीकरण करवा के ही रहेंगे इटली का। तो उन्होंने क्या किया, इटली का एकीकरण करवाने के लिए उन्होंने एक साथ आ गए, और उन्होंने ना इसको कमान संभालने के लिए एक बंदे को बोला जिसका नाम था कैवर। इसको है ना कमीलो दे कैवर भी बोलते थे, चीफ मिनिस्टर कैवर भी बोलते थे इसको। बोला कि आप है ना करवाओ यार, एकीकरण करवाओ। किसका? हमारे इटली का। तो इटली कितने उसमें डिवाइडेड था, तीन एरिया में डिवाइडेड था, तीन लोकेशन पे डिवाइडेड था। तो नॉर्थ पे कौन थे? एस्ट्रियाई, ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग एम्पायर। तो इसने क्या करा, लड़ाई लड़ी, ठीक है, और 1859 के अंदर जो ऑस्ट्रियाई बल है ना उनको हरा दिया, और वहां पर अपना राज स्थापित कर दिया। ठीक है, अपना राज मतलब वो लीडर नहीं बनना चाहता था, मतलब उस एरिया को कंट्रोल कर लिया उसने। पोप जो थे मिडल में रहने वाले वो प्यार से मान गए, क्योंकि अगर वो लड़ते तो फिर खून खराबा होता, है ना, वैसे ही धार्मिक लीडर थे वो। जो साउथ वाले लोग थे ना हमारे, जो हमारे दक्षिण वाले लोग थे, ये सारे के सारे जितने भी लोग थे, यहाँ पर एक रूलर था, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था, बर्बन किंग ऑफ स्पेन या बुर्बो राजवंश स्पेन के। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये है हमारा ऊपर वाले एरिया पर किसने रूल कर लिया था, मतलब किस पे कंट्रोल कर लिया था, कैबरनेस पे लड़ाई लड़के 1859 में कंट्रोल कर लिया गया था। ठीक है, बट एक दिक्कत आ गई, ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग एम्पायर को उसने हरा तो दिया, बट एक दिक्कत आ गई कि अगर अब यहाँ से नीचे जाएगा इस वाले एरिया पे कंट्रोल करने, तो यहाँ पर दोबारा से कोई ना कोई आ जाएगा। तो इसलिए इसने इस एरिया को छोड़ा नहीं, और नीचे वाले साउथ वाले एरिया में संभालने के लिए एक नया बंदा आया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था गरीबाल्दी, जिसेपे गरीबाल्दी। इसने क्या किया, अपने लोगों को इकट्ठा वगैरह किया। ठीक है, बेसिकली जो हमारे लोग थे उनको इकट्ठा वगैरह किया, उसने स्वयं सेवकों को इकट्ठा किया, और उन्होंने बोला कि अब है ना हमें युद्ध करना है, क्योंकि हमारा ऊपर वाला एरिया जो था वो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग एम्पायर वाला, वो तो चीफ मिनिस्टर कैवर ने जीत लिया, बट वो छोड़ के आ नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि दक्षिण वाले एरिया को हम आजाद करवाएंगे बर्बन किंग ऑफ स्पेन से। तो यहाँ पर उसने आंदोलन वगैरह किया। बेसिकली ना वहाँ पर एक और बात बता दूं, बीच में ना किसानों की जमीन भी आ रही थी, बट किसानों ने भी उनको बोला कि आप हमारी जमीन से जा सकते हो, फसल खराब हो रही है होने दो, बट हमको आज़ादी दिलवाओ, है ना। ये सारे अलग अलग जो अलग अलग राजा है, बर्बन किंग ऑफ स्पेन है, उनसे छुटकारा दिलाओ। ठीक है, और उसने एक्चुअल में गया वहां पर, छुटकारा दिलाया, और एंड में जाके 1861 के अंदर उसने वो वाला भी एरिया कवर कर लिया। और पता है किंग किसको बनाया गया? वही जो मैंने आपको बताया था ना कि इटली के अंदर 7 अलग अलग राज्य थे, बट एक ऐसा राज्य था जिसका नाम था सार्दिनिया, पिडमोंट। और इस पिडमोंट का राजा कौन था? इमानुअल, विक्टर इमानुअल सेकंड। उसी को ही 1861 के अंदर हमारा इटली का रूलर बनाया गया। क्यों? क्योंकि वही ऐसा लीडर था जिनको इटली बोलनी आती थी, और हम तो इटली के एकीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ते हैं। ब्रिटेन की कहानी ना बड़ी अलग है। अभी हमने देखा कि बेसिकली 7 साल के अंदर पूरे जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया, 2-3 साल के अंदर पूरे के पूरे इटली का एकीकरण कर दिया गया। बट मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रिटेन का एकीकरण करने में 100 से ज़्यादा साल लगे हैं, बिल्कुल 100 से ज़्यादा साल लगे हैं। अब ये स्टोरी क्या थी वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, उसके बाद तो ये रीड करोगे क्लियर हो ही जाएगा, पीडीएफ वगैरह, बट समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, था क्या देखो, 1688 के अंदर है ना हमारे इंग्लैंड के अंदर, यहाँ सिर्फ इंग्लैंड की बात हो रही है अभी, इंग्लैंड और ब्रिटेन में अंतर है, अभी मैं बताऊंगा क्या अंतर है, बट ये सुनो। इंग्लैंड के अंदर 1868 के अंदर किसका रूल था? किंग का रूल था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1688 के अंदर वहां पर जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, यानी पार्लियामेंट जो थी ना, संसद थी, इंग्लिश संसद थी, उन्होंने क्या किया, किंग की शक्तियों को रोक दिया और सारी पावर अपने पास ले लिया। अब वही करता धरता बन गए, हमारे पार्लियामेंट के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वही करता धरता बन गए, वही रूल बनाते थे पूरे के पूरे, किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। ओके, अब होता क्या है, इंग्लैंड के अंदर सारे के सारे जो वो होते हैं पार्लियामेंटेरियन, उनके पास सारी की सारी पावर आ जाती है, जो संसद वाले लोग हैं उनके पास पावर आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, ये देखो लिखा भी है, तो वो क्या करते हैं कि छीन लेते हैं पावर किंग से। उसके बाद क्या होता है कि वो पड़ोस में कंट्री है स्कॉटलैंड, उसको भी अपने साथ मिला लेते हैं। वो कहते हैं आप हमारे साथ मिल जाओ, हम बड़ी कंट्री बनेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत अलग अलग कंट्रियों को हराएंगे। ठीक है, और ये भी बोलते हैं कि आप, हमारा कल्चर इंग्लिश है, आपका कल्चर स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश है, बट हम है ना आपको स्कॉटलैंड की कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं,
तो उसने बोला कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, हम दोनों मिलके एक बड़ी बड़ी महाशक्ति बनेंगे और आपके कल्चर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्कॉटलैंड ने कहा ठीक है, हम मिल जाते हैं। तो 1707 के अंदर है ना एक संधि हुई जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन किस संधि के बाद बना, तो वो बना था हमारा एक्ट ऑफ यूनियन के बाद, 1707 के अंदर जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था, और उसी संधि के अंदर स्कॉटलैंड को मिला लिया गया। अब दो कंट्री मिल गई, कौन कौन सी? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। बट मैं आपको बता दूं, स्कॉटलैंड को जैसे बोला गया था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, उसकी लैंग्वेज खत्म कर दी, उसके कल्चर को खत्म करने की कोशिश करी जा रही थी। ठीक है, अब ये पढ़ो। अब सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ ये दो कंट्री नहीं है, एक और कंट्री है जिसका नाम है आयरलैंड। अब आयरलैंड को तो बहुत धोखा से मिलाया था। कैसे मिलाया था? बेसिकली 1801 की बात है, 1801 की बात है। 1801 के अंदर है ना, आयरलैंड के अंदर जो कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट है, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। प्रोटेस्टेंट की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और कैथोलिक की थोड़ी कम थी। तो कैथोलिक को का साथ दिया इसने, ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने, और पूरे के पूरे आयरलैंड पे कब्जा कर लिया, जबरन कब्जा कर लिया। और ऐसे ही हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। समझ रहे हो? वही फूट डालो राज करो की नीति वो अपने ही एरिया में भी चला रहे थे। आयरलैंड में भी यही किया, लोगों में पहले लड़ाई चल रही थी और इसी का फायदा उठा के बलपूर्वक जो है यूनाइटेड किंगडम ने आयरलैंड को भी अपने उसमें एरिया में शामिल कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा क्या कहते हैं, टाइम, कितना ज्यादा टाइम लगा था इसके एकीकरण होने में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए कि महिला का योगदान। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था वो क्यों हुआ था, उस राष्ट्रवाद के कारण बताओ, राष्ट्रवाद की भावना का उदय कैसे हुआ था, और महिलाओं का भी योगदान बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्यों जागी थी, क्या क्या ऐसी चीजें हुई थी, क्या क्या ऐसी चीजें वो चाहते थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागी। पहले तो क्या हुआ कि जो हमारे यूरोप के लोग थे उन्होंने राष्ट्र राज्य की डिमांड करना शुरू कर दिया था। वो बोल रहे थे कि हमारे अलग लैंग्वेज का, कल्चर का, अलग राज्य होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए, और इस भावना की वजह से ही लोगों में राष्ट्रवाद जागा। ठीक है, चलो, जैसे हमारा रूल तो 1947 से ब्रिटिश कर रहे थे हमारे पे, 1947 से ब्रिटिश ही कर रहे थे, 1947 से पहले। तो हमें क्या दिक्कत हो रही थी? हमें दिक्कत थी कि उस टाइम हमारे देश के अंदर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी। उन्होंने बोला ब्रिटिश कैसे रूल कर रहे हैं हमारे पे, हटाओ इनको। ठीक है, तो इसलिए ही लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागी, यूरोप के अंदर भी, और वहां पर फिर उन्होंने अलग अलग देश बना दिए और आंदोलन वगैरह हुए। फिर आपको पता है कि राष्ट्रवाद की उदय हुआ। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को जैसे जैसे बढ़ावा मिल रहा था ना, लोकतंत्र से भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी। उन्होंने बोला कि जी हम ये राजा वगैरह को हटाएंगे, अपना राज्य बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे, वहां पर अपने रूलर को खुद चुनेंगे, अपने लोगों को, लीडर को खुद चुनेंगे, और सारा का सारा सिस्टम चलाएंगे। नेक्स्ट है कि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समानता पर बल दिया। बेसिकली इन चीज़ों पर भी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता आने के कारण भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी। नेक्स्ट है अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग, क्योंकि लोगों के साथ बहुत बुरा होता था, है ना? आपको पता है जहाँ राजा वाले सिस्टम है वहाँ तो बुरा ही होता है लोगों के साथ। अब जब लोगों के साथ बुरा होता था ना, तो उन्होंने बोला कि जी थोड़ी राष्ट्रवाद की भावना वगैरह आनी चाहिए, और इसी की वजह से जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना वगैरह आई, है ना, राष्ट्रवाद की जब भावना वगैरह आई हमारे लोगों के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रवाद की भावना का उदय भी हुआ। क्योंकि जब लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो वो चाहेंगे कि हमारे साथ इक्वल ट्रीट हो, और इक्वल ट्रीट हो तो वो अलग देश बनवाना चाहते थे, और अलग देश बनवाना चाहते थे तो उसी से राष्ट्रवाद की भावना जागी। और नेक्स्ट है निरंकुश राजतंत्र से क्रांतिकारी प्रक्रिया। और बेसिकली राष्ट्रवाद की भावना का इसलिए भी उदय हुआ क्योंकि जो राजतंत्र था, राजा थे, वो बहुत ही खराब राजा थे, अपना ही रूल वगैरह चलाते थे। तो इसी के खिलाफ वगैरह आंदोलन वगैरह हुए हमारे, कहाँ पर, हमारे यूरोप के अंदर। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी नीचे वाले उस पे। अच्छा, महिलाओं का योगदान भी बता देता हूँ राष्ट्रवाद में। महिलाओं का, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। तो महिलाओं ने क्या क्या चीज़ें करी राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए? पहला, राजनीतिक संगठन बनाए थे उन्होंने, समाचार पत्रों का प्रशासन किया था। ठीक है, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष भी किया था उन्होंने, राष्ट्रीय राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया था। तो ये सारी चीज़ें करी थी उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना में योगदान देने के लिए, है ना? बट एक्चुअल में उनका कोई फायदा नहीं हुआ, उनको कुछ भी नहीं मिला, वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले। वो तो हमने ऊपर देखा ना कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे तो उनको मूक दर्शक बनाया गया, उनको बोला गया कि आप सिर्फ देखो, कुछ करो मत, वोट वगैरह आपको नहीं देना, है ना? चलो, नेक्स्ट है ये बल्कान की समस्या है। ये बल्कान की मैं समस्या समझा देता हूँ। ठीक है, बल्कान की समस्या क्या है? बेसिकली है ना, एक एम्पायर होता था, ऑटोमन एम्पायर। क्या बोला मैंने? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर पूरा का पूरा मुस्लिम एम्पायर था,
उसमें अलग 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 एरिया को कब्जा कर रखा था। अब है ना, इन अलग 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 एरिया के अंदर है ना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी, देशभक्ति की भावना जागने लगी, और उन्होंने बोला कि हमारा एक अलग देश होना चाहिए, अलग राष्ट्र होना चाहिए, ऑटोमन एम्पायर से हम अलग होना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने जंग लड़ना शुरू कर दिया, लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, और इसी की वजह से जो है वो अलग अलग देश बने। और माना जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध हुआ था ना 1914 में, वो इसी वजह से हुआ था। ठीक है, क्योंकि लड़ाई चल गई थी, अब सारे देश अलग अलग हो रहे थे। तो जो बाकी देश है, जैसे हमारा फ्रांस, जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, वो क्या कर रहे थे, वो भी इस लड़ाई में कूद गए कि उनको भी सोच रहे थे कि यार अलग अलग देश रहेंगे तो उन पर कब्जा कर लेंगे। तो ये था। ठीक है, चलो जी, ये बात हमें समझ आ गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी कवियों ने रूपक के रूप में महिलाओं को चुना। अब पहले ये रूपक क्या होता है वो सुन लो। रूपक का मतलब होता है कि जब किसी देश को किसी पर्सन की तरह अ, रूपांतरित किया जाता है, उसी को हम रूपक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल, और आपको एक बार में समझ आएगा। भारत माता, अगर मैं पूछूं भारत माता कहाँ रहती है, आप बोलोगे भारत में नहीं, मतलब कोई पर्टिकुलर एड्रेस है नहीं, क्या कोई वो लेडी है सही में? नहीं। बेसिकली ये हमारी ये रूपक है। भारत माता हमारी रूपक है। हमने अपने देश को भारत माता की तरह रिप्रेजेंट किया है ना। वैसे, और हमें लगता है कि यार बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें देश को भारत बोलते हैं, हम ही देश को भारत क्यों बोलते हैं, भारत माता क्यों बोलते हैं, माता कहाँ से है, पिता क्यों नहीं है, फलाना फलाना। पहली बात तो ये है, वो लोग हैं बेवकूफ। ठीक है, मतलब लोगों के अंदर देखो, हमारे में कुछ कॉमन नहीं है, बहुत कम चीज है जो हमारे में कॉमन है पूरे देश के अंदर। हमारी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है ना, रिलीजन अलग है ना। कल्चर तो चलो फिर भी सेम है, बट रीजनल वाइज भी अलग है। तो एक ही चीज हमको जो है वो कॉमन बनाती है, एक तो राष्ट्रगान और एक भारत माता। ठीक है, तो भारत माता, पहली बात तो ये कि भारत माता का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में है। जर्मनी के अंदर भी वहाँ की जो रूपक है उनको जर्मेनिया बोला जाता है, फ्रांस के अंदर मारियान बोला जाता है। ठीक है, और लेडी को ही क्यों चुना जाता है, क्योंकि लेडी माना जाता है कि एक अच्छी तरीके से इमोशन को रिप्रेजेंट कर पाती है ना। तो इसीलिए फीमेल्स को ही बेसिकली रूपांतरित किया जाता है देश के तरह, देश की तरह, मतलब जैसे मतलब मतलब ये क्वेश्चन ये है कि महिलाओं को ही क्यों दिखाया जाता है ऐसे, भारत माता, जर्मेनिया, मारियान, किसी मेल को देश की तरह रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता? तो बेसिकली इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो हमारे राष्ट्रवादी कवि है ना, वो मानते हैं कि महिलाओं से या माता से, है ना, वो ज्यादा जुड़े हुए होते हैं लोग। पिता से भी जुड़े हुए होते हैं, बट माता से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, एक बहुत ज्यादा इमोशनल टच होता है। ठीक है, तो लोग मरने कटने को राजी रहते हैं अपनी माता के लिए, वैसे ही देश के लिए भी मरने कटने को राजी रहेंगे अगर भारत माता है तो, है ना। चलो, आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक दो दो मार्क्स के आ सकते हैं, डोंट वरी। जॉल्वरीन पता ही है आपको, 1834 में बनाया गया था, एक हमारा शुल्क संघ था ये, जिसको जॉल्वरीन कहते हैं। और इसके अंदर क्या था, करेंसी को 30 से 2 कर दिया गया था, और शुल्क जो है वो समाप्त कर दिया गया था। ओके, और ये एक मार्क्स में क्वेश्चन और आ सकता है, अलग अलग प्रतीक, टूटी हुई बेड़ी आजादी से आजादी का प्रतीक है ना, या अलग अलग कवच, कवच किसका प्रतीक है, जर्मन समुदाय के। ये मैं डोंट वरी, जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो उसके अंदर ये प्रतीक वगैरह क्लियर करवा दूंगा आपको, बट फिर भी मैंने इसमें दे दिया ताकि बच्चे एक बार पढ़ जाए, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर अब तलवार किसका है मुकाबले की तैयारी का, और जो बतूल पत्तियों का जो मुकुट है सर पे वो किसका, वीरता का प्रतीक है। तो ये प्रतीक वगैरह बताने हैं। चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जैसे पे मजीनी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, बेसिकली एकीकरण करवाना चाहता था हमारे इटली का। ठीक है, कमीलो दे कैवर, ये वही है ना हमारे हमारे किसका, इटली का एकीकरण करवाया था, वो याद है ना, ऊपर का हैप्सबर्ग एम्पायर को मिलाने में उसने बहुत हेल्प करी थी। अब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है जी, आ जाओ जी। देखो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बच्चे, बिल्कुल भी मत भूलना। दोबारा से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और मतलब सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अब आ जाते हैं जी इस वाले क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आप चेक करोगे ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, अच्छी थी तो बताओ, बुरी थी तो बताओ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के अंदर हुआ था, और उस टाइम में हमारी जो स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, हमारी जो स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्यों? पहली बात तो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है वो रक्षा व्यय के अंदर बहुत ही भारी भारी वृद्धि वगैरह हुई थी, मतलब, और इसी की वजह से लोगों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा था। ठीक है,
देखो हमारे पे कंट्रोल कौन कर रही थी? ब्रिटिश। ठीक है, और ब्रिटिश जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी। उस पे पैसे चाहिए थे उसको, है ना, लड़ाई लड़ने के लिए। तो उसने क्या किया, उसकी भरपाई करने के लिए भारत में टैक्स बढ़ा दिए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयात कर शुरू कर दिया गया, आयकर जिसको कहते हैं, इनकम टैक्स। साथ में ना युद्ध के दौरान जो है उनका हमारी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं था, तो इसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो प्राइसेस है बहुत तेजी से बढ़ गए। सिर्फ 1913 से लेकर 1918 तक जो चीज़ों के दाम है वो तो डबल हो गए, है ना। गांव में जो सिपाही है उनको जबरन भर्ती किया जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिश को आर्मी चाहिए थी, तो उन्होंने हमारे भारत के अंदर जो लोग हैं उनको जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 1918 से लेकर 1921 में तो फसल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई और महामारी भी फैल गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से माना जाता है कि 120 लाख यानी 12 से 13 करोड़ जो लोग हैं वो मारे गए थे। ठीक है, सॉरी, इस इसमें लिखा है 1,20,000, यानी 1.2 करोड़ से लेकर 1.3 करोड़ लोग मारे गए थे। ठीक है, चलो। रॉलेट एक्ट क्या है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट को है ना फरवरी 1919 में लाया गया था, और किसने लागू किया था इसे? इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने लागू किया था, जबकि भारतीय सदस्य लागू करने के लिए मना कर रहे थे। अब ये कानून था क्या? इसमें बोला गया था किसी भी राजनीतिक कैदी को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। मतलब अगर उसने कुछ गलत भी नहीं किया ना, तब भी उसको जेल में डाल के रख सकते 2 साल, 2 साल, और फिर 2 साल बाद जब उसे निकालेंगे कि जी क्या करा, कहते कुछ नहीं करा। समझ रहे हो? तो इस ये बेसिकली ये पता क्यों करा जा रहा था? ये डर बैठाने के लिए कि जैसे हमारे भारत के राष्ट्रवादी लोग थे, आंदोलन वगैरह करते थे, हिंसा नहीं करते थे, आंदोलन वगैरह जब वो करते थे, तो ब्रिटिश सोचती थी यार ये तो फालतू में आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं, 2 साल तक जेल में रखा। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बोला यार हमने तो कुछ करा ही नहीं था। ब्रिटिश बोले हाँ यार आपने तो कुछ करा ही नहीं, जो छोड़ दिया, है ना। तो फिर बट उस बंदे में डर आ गया कि यार मैंने कुछ करा नहीं, मेरे को अंदर डाल दिया, मान लो कुछ कर दिया होता तो फिर तो दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए जो रॉलेट एक्ट है उसको बहुत ही खराब माना जाता था, काला कानून माना जाता था, और इसी के लिए बहुत सारे आंदोलन वगैरह भी हुए थे इसके खिलाफ। ठीक है, रॉलेट एक्ट आंदोलन हुआ था। अब वो ये है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों माना जाता है? ठीक है, या रॉलेट एक्ट क्या था, या बहुत सारे लोगों ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है वो आंदोलन वगैरह क्यों किए थे, कारण बताइए। सबसे पहले, रॉलेट एक्ट में जो भारतीय सदस्य थे, इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल में जो भारतीय सदस्य थे, उन्होंने मना किया था, मत लाओ। उनके विरोध के बावजूद भी इसको पारित कर दिया गया। इसके लिए लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। दूसरी बात है, जो रॉलेट एक्ट था वो हमारे राजनीतिक गतिविधि को दबाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से लोगों ने क्या किया कि आंदोलन वगैरह किए, और इसके अंदर क्या बोला गया था कि सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी राजनीतिक कैदी को, बंदी को 2 साल तक जेल में रख सकती है। तो इसके खिलाफ भी आंदोलन वगैरह चलाया लोगों ने। ओके, चलो जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन क्या है और असहयोग आंदोलन में लोगों ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट करा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले तो याद रखना, असहयोग आंदोलन में गांव के लोगों का अलग पार्टिसिपेशन था, शहर के लोगों का अलग पार्टिसिपेशन था। जो हमारे प्लांटेशन थे, यानी जो बगानों में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने अलग तरीके से पार्टिसिपेट करा। और जो हमारे जो विद्रोही लोग थे ना, जो हमारे क्या कहते हैं उसको, जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी किसान हैं, उन्होंने अलग तरीके से पार्टिसिपेट करा। ठीक है, अब कैसे कैसे पार्टिसिपेट करा उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे शहरों के लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा उसकी बात करते हैं। ठीक है, कि शहरों के अंदर जो हमारे लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा, बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले शहरों के अंदर जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंदोलन करा। कैसे? तो सबसे पहले तो हजारों बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। सर क्यों छोड़ दिया, स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया? ब्रिटिश के स्कूल थे यार। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, क्यों? ब्रिटिश के स्कूल थे। वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। हर जगह पर इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाने लगा, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, जिसका नाम था मद्रास। मद्रास के अंदर एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, उसने इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया। इसका भी रीजन है। वो पार्टी है ना, दलित की पार्टी थी। अब आप बोलोगे सर क्या दलित को देश से प्यार नहीं था? बहुत प्यार था यार। बट उस समय है ना, सिचुएशन ऐसी थी कि उस समय जो कांग्रेस है ना, इनसे बहुत घिन करती थी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, घिन करती थी, मतलब बहुत ही गलत मानती थी, क्या छुआछूत बहुत ज्यादा करती थी इनके साथ। और इनको लग रहा था यार हम है ना एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन भी नहीं जी पाएंगे अगर हमने इस टाइम इलेक्शन वगैरह को बॉयकॉट कर दिया, तो क्योंकि अपनी सिचुएशन इंप्रूव करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने बोला कि देश के लिए तो हम जान देने के लिए रेडी हैं, बट अभी जो है वो अ, जान देने से पहले ही हम मर जाएंगे अगर हमारे साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। तो इन्होंने इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया, सिर्फ इस आस में कि इनको अगर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं इनकी बात सुनी जाएगी और इनकी सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगी। ठीक है, चलो।
तो नेक्स्ट है कि विदेशी सम्मानों का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों की पेटिंग की गई। यानी जो जो अवार्ड वगैरह ब्रिटिश ने किसी भारतीय नागरिक को दिए थे ना, उन्होंने वापस कर दिए कि भाई ये लो, हमें नहीं चाहिए आपका। ठीक है, जो भी आप दे रहे हो सम्मान वगैरह जो भी थे, सारे तमगे वापस कर दिए। नेक्स्ट है कि कपड़ों की दुकानों की और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है कि चारों तरफ से दुकान को घेर लेना, ना किसी को आने देना दुकान के अंदर, ना किसी को बाहर जाने देना दुकान से। ठीक है। और 1921 से लेकर, और इसका फायदा भी हुआ, 1921 से लेकर जो 102 करोड़ का आयात था ना, मतलब कपड़े मंगवाते थे बाहर से, कपड़ों का भी बॉयकॉट किया गया, जाने लगा, कपड़ों को भी जलाया जाने लगा। 102 करोड़ रुपए के कपड़े आते थे ना ब्रिटिश से, अब वो सिर्फ 57 करोड़ रुपए के रह गए थे। ठीक है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी ब्रिटिश की कंपनियों में निवेश नहीं करते थे, और इसकी वजह से हमारी जो हथकरघा, जो हाथ से चलने वाली जो मशीनें हैं, जो बिजनेस है ना, जो घरेलू बिजनेस है, उनको बढ़ावा मिला। ठीक है। बट ये आंदोलन जितनी तेजी से शहरों में फैला ना, उतनी तेजी से डाउन भी हो गया। अब आप बोलोगे सर डाउन हो गया, यस डाउन हो गया। रीजन क्या था इसका? रीजन ये था कि पहली बात तो बच्चे, भारतीय संस्थाओं की कमी थी। अब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? तो इसी वजह से बच्चों को दोबारा से स्कूल जाना पड़ा। मारे होंगे बाप ने मम्मी ने लात मुंह से दोबारा से, कि जी यार तेरे को राष्ट्रवादी बनाते हैं, है ना। तो फिर बच्चों ने सोचा, ये सही भी बात है, बच्चों ने वो सोचा कि यार अगर हम पढ़ेंगे तो शायद अब ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि एक्चुअल में जब पढ़े लिखे लोग बन जाते हैं तो वो जल्दी जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कर सकते थे। तो बच्चों ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया। ठीक है। और दूसरी बात थी कि टीचर ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया, लॉयर ने भी सोचा यार हम पैसे नहीं आएंगे हमारे पास, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने भी लीगल प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी। दूसरी बात है, कपड़ों का बॉयकॉट, गांधी जी ने बोला कि कपड़ों का बॉयकॉट करो, ब्रिटिश के कपड़े मत पहनो, वो सस्ते आते थे। तो लोगों ने पूछा गांधी जी से कि क्या पहने फिर? तो गांधी जी कहते जी खादी पहनो। खादी आती थी बहुत महंगी। ठीक है जी। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उन्होंने बोला यार ऐसे अब खादी कैसे करें हम अफोर्ड, तो नहीं कर पाते थे, वो दोबारा ब्रिटिश के कपड़ों पे शिफ्ट हो गए, और उसकी वजह से आंदोलन जो है वो कम हो गया। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई। अब जो बाकी क्वेश्चन है ना, जो बाकी चैप्टर है, ठीक है, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास से मेरे कहने का मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डोंट वरी, जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। तब तक आप ये सारे के सारे क्वेश्चन करो, और शाम को 6 बजे आ जाना, लाइव वगैरह करेंगे। ठीक है। और डोंट वरी, इस पीडीएफ, पूरी पीडीएफ का लिंक ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पूरी पीडीएफ के अंदर पूरी हिस्ट्री के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, खुद भी रीड करके देखना, बाकी तो मैं वीडियो डाल दूंगा। वीडियो देखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन किस वे में आएगा और उसका आंसर किस वे में करना है। ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। और ये मैंने बताया पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और जो बाकी बचा हुआ है वो अगली वीडियो में हम कवर करवा देंगे। फिर ऐसे ही चारों की चारों, दो तीनों की बुक, तीनों जो बुक बनेगी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड करूंगा, आप उसे शेयर कर सकते हो। और इस चैनल को जो है वो आ जाना इस चैनल पे, कब? आज शाम 6:30 बजे। 350 क्वेश्चन की हिस्ट्री के मैराथन लूंगा मैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है, हिंदी, वैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है। चलो जी, शुरू करते हैं। तो शुरू क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।